हेलो स्टूडेंट्स, एसवीसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि मृदा के अंदर पोषक तत्व जो हैं उनके कार्य क्या क्या हैं, और इसमें मैं आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा नाइट्रोजन के कार्य बता चुका हूँ, और नाइट्रोजन की अधिकता से पादप के अंदर कौन कौन सी हानियाँ उत्पन्न होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, अब हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि पादप की वृद्धि के लिए, पादप के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, फास्फोरस जो है पादपों को H2PO4 और HPO4- यानी कि फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड के रूप में प्राप्त होता है, और ये इसका जो अवशोषण है वो मृदा में से किया जाता है, मृदा से ये अवशोषित होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम उर्वरक डालते हैं पौधों के अंदर तो उस उर्वरक में किस किस चीज की मात्रा होती है, NPK यानी कि नाइट्रोजन, और फास्फोरस और पोटेशियम। तो तीन चीजें मिलाई जाती हैं, उनके अंदर फास्फोरस भी एक अति आवश्यक जो है वो तत्व होता है। तो जब इसको फास्फोरस को मिला देते हैं अपने उसके अंदर, तो वो पादप जो है वो मृदा से इस फास्फोरस को आगे अवशोषित करता है। ठीक है, फास्फोरस की क्रिया जो है वो जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ होकर ये इस प्रकार के एसिड बनते हैं, और इन एसिड से ही फिर वो एसिड के रूप में ये अवशोषित कर लिया जाता है। कार्यों की अगर मैं बात करूं तो पौधों के अंदर इसके कार्य जो है वो पौधों की जड़ों का विकास। तो इसमें अपने को याद रखना है कि फास्फोरस का एक मुख्य कार्य ये है कि ये पौधों की जड़ों का विकास जो है उसमें तेजी ला देता है, यानी कि फास्फोरस से पौधों की जड़ों के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होने लगता है। रोग प्रतिरोधकता जो है पौधे की वो बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता बढ़ने का मतलब ये है कि जो रोग है या जो बैक्टीरिया है या जीवाणु जो पौधों के ऊपर आक्रमण करते हैं, वो पौधों के ऊपर जो रोग उत्पन्न करेंगे उनसे लड़ने की क्षमता जो है पादप में विकसित हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पौधे जो हैं वो पाला पड़ता है जब, यानी कि जब सर्दियों के मौसम के अंदर पाला पड़ने की जो स्थिति होती है तो उसके अंदर पौधे जो हैं वो या तो मुरझा जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी फास्फोरस की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। कोशिका विभाजन तीव्र होता है। ठीक है, तो पौधों के अंदर एक चीज ये भी आप याद रखनी है आपने कि सेल जो है कोशिका का जो विभाजन है उसकी जो है वो गति है वो बढ़ जाती है। वसा और एल्यूमिन, वसा और एल्यूमिन, वसा का मतलब तो फैट होता है और एल्यूमिन जो है वो प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है ये भी जो है वो तीव्रता से बनने लगते हैं और एक ठीक बनने लगते हैं। स्टार्च जो है वो आसानी से शर्करा में बदल जाती है। फास्फोरस की उपस्थिति के साथ ही क्या होता है कि स्टार्च जो है ये भी वास्तव में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन ये जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। शर्करा जो है वो एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च जो है इसका मतलब आसानी से शर्करा में बदलने का मतलब ये हुआ कि ये आसानी से टूटता है अपने अणुओं के अंदर, और टूटकर और ये क्या होता है कि शर्करा में बदल जाता है। बीज जो है वो स्वस्थ उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जब चलती है तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका परिणाम है वो फलों के रूप में काम में आता है, और फलों के अंदर ही बीज होते हैं। तो जब फल स्वस्थ होंगे तो उसके अंदर बीज जो है वो भी स्वस्थ बनेंगे। फसलों में खड़ी रहने की क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि उनके जो तने हैं उन तने के अंदर तनन सामर्थ्य जो है वो बढ़ जाती है। आपको याद होगा नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की अधिकता से पादप जो है वो कोमल हो जाते हैं, उनमें कोमलता आ जाती है, और कोमलता आने की वजह से क्या होता है कि पौधे जो है जब भूमि के अंदर जल जो है उसको दिया जाता है तो भूमि कोमल हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा गिर जाता है। लेकिन फास्फोरस जो है वो उस फसल को खड़ी रहने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। तो मतलब इसका ये भी हुआ कि फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन के दुष्परिणाम को दूर कर देता है। सब्जियों व दालों के गुणों के अंदर भी वृद्धि होती है इससे, यानी कि गुणों के उनके अंदर जो
उनके गुण हैं उनके अंदर अधिकता आ जाती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन के इफेक्ट को भी ये जो है वो दूर कर देता है। फास्फोरस पौधों के अंदर न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करके जीनों और क्रोमोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये इसके कुछ कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है फास्फोरस के बाद में वो आता है पोटेशियम। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है इसका जो अवशोषण है वो K+ आयन के रूप में ही किया जाता है। और पोटेशियम जो है ये भी पादपों को मृदा से ही प्राप्त होता है। मृदा के अंदर पोटेशियम जो है वो उसको उर्वरक के रूप में डाल दिया जाता है और उर्वरक के रूप में डालने पर पोटेशियम आयंस जो हैं वो पादपों को मृदा में से अवशोषित जो है वो पादप कर लेते हैं उनको। पौधों के अंदर अगर मात्रा की बात करूं तो 1.0 से 1.4% होती है, यानी कि काफी कम मात्रा है, लेकिन फिर भी ये अत्यावश्यक मात्रा होती है। पौधों के अंदर अगर कार्य हैं तो देखिए कार्य में ये आएगा कि फसलों की गुणता में वृद्धि, यानी कि फसलों के हर प्रकार के जो गुण हैं उनके अंदर वृद्धि होती है, यानी कि जिसके अंदर भौतिक गुण भी आ जाते हैं और रासायनिक गुण भी आ जाते हैं। भौतिक गुणों की अगर मैं बात करूं तो फसलों की ऊंचाई के बारे में, उनकी वृद्धि के बारे में, उनके रंग के बारे में, यानी कि जो पत्तियों का रंग होगा वो, फलों के बारे में और फलों के अंदर उत्पन्न पोषक पदार्थों के बारे में, ये सारी चीजें जो है इससे प्रभावित होती है, अर्थात फसलों की गुणवत्ता में ये वृद्धि करता है। फसलों को गिरने से रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फसलें जो हैं उनके अंदर उनके जो तने हैं उनके अंदर ये दृढ़ता प्रदान करता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सूखा सहने में, बीमारी और कीटाणुओं के आक्रमण को सहने में भी मदद करता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पोटेशियम के कारण बढ़ जाती है। फलों की संख्या में वृद्धि होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि फसलों के अंदर जो फल है उनकी कमी आ जाती है, यानी कि पादप जो है वो तो बड़े स्वस्थ प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर बात करें हम फलों की, दानों की, तो वो उसमें कम लगते हैं। तो ये जो कमी है वो भी पोटेशियम की द्वारा ही दूर की जा सकती है। पत्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। अब पत्तियों की अगर कार्य क्षमता की अगर अपन बात करें तो पत्तियां जो है वो किस चीज को मुख्य कार्य उनका क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी वजह से पादप के अंदर सारी क्रियाएं चलती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ही पादपों में भोजन का निर्माण होता है और उस भोजन से ही पौधा जो है वो उसका जो जीवन चक्र है वो चलता है। तो पत्तियों की जो कार्य क्षमता, यानी कि उनके प्रकाश संश्लेषण की जो कार्य क्षमता है वो किसके द्वारा बढ़ जाती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है या कार्य क्षमता है वो किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा बढ़ जाती है। ठीक भाई। फिर इसके बाद में है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है उनको ये भोजन प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये भी है कि पोटेशियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं का भोजन होता है, यानी कि ये मृदा में से उनको प्राप्त होता है और वो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो है वो पोटेशियम को ग्रहण करके जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बीजों के पकाव को संतुलित करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं जो लेट पकते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से वो जल्दी पक जाते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है किसी भी फसल के लिए हानिकारक होती हैं। अब पोटेशियम का काम ये भी है कि ये उस बीज के पकने के समय को संतुलित कर देता है, यानी कि ना तो बीज जो है वो लेट पकते हैं और ना ही वो जल्दी पकते हैं, यानी कि उनका जो वास्तविक समय होना चाहिए उस समय के अंतर्गत वो जो है वो पकाव की स्थिति में आते हैं। एंजाइमों का सक्रिय कारक है। एंजाइम जो है वो वास्तव में उत्प्रेरक होते हैं। आपने 10th क्लास में या 11th में पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक जो है उन रसायनों को कहा जाता है जो क्या करते हैं
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है, उत्प्रेरकों के द्वारा। ठीक, अब यहां एक बात समझो कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं तो वो जो कि हम लैब में करते हैं या भौतिक या हमारे जीवन में हम देखते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जो कि हमारे शरीर में होती हैं। तो उन शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है उसको फिर उत्प्रेरक नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अब एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने वाले और सक्रियता को कम करने वाले दो पदार्थ होते हैं। जो तो सक्रियता को बढ़ा देगा उसको तो कहा जाता है सक्रिय कारक, और दूसरा हो जाएगा, इसको बोला जाता है संदमक बोला जाता है वैसे तो, संदमक, या फिर इसको एंजाइम विष भी बोला जाता है। तो एंजाइम विष जो होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रियता को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि सक्रिय कारक जो है वो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं और पोटेशियम जो है वो सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। फिर बात आती है प्रोटीन के निर्माण में सहायक। तो प्रोटीन जो है, शायद हमारी पिछले वीडियो में भी बात हुई होगी कि प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं, वास्तव में वो अमीनो अमल जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो बेसिकली अमीनो अम्लों से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के निर्माण के अंदर भी पोटेशियम जो है वो सहायक होता है। यानी कि जो ये अभिक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भी जो है वो पोटेशियम अपना योगदान देता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको ये याद रख लेना है कि पोटेशियम के कार्य जो है वो क्या क्या होते हैं। अभी और भी काफी सारे जो है वो तत्व अभी अपने इस लेसन में हैं, तो हम रोजाना एक दो तत्व जो हैं उनको पढ़ेंगे और उनके प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो अभी लेसन आपका कुछ दिन चलेगा, तो इसको आपने जो है साथ साथ पढ़ते जाना है। और पोटेशियम और जो है आज हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ लिया, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया। थैंक यू।